नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के तीसरे एपिसोड के तीसरे दिन यानी क्लास नंबर 53 55वें क्लास में मैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके बीच एक बार फिर दिन में हमने आप सबके लिए डॉक्टर रमाशंकर जी की आत्मकथा को आरंभ किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रुक रुक करके डॉक्टर रमाशंकर जी के लेखों को पढ़ करके आप तक पहुंचाऊंगा कि उनकी क्या भावनाएं थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति, उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किन बातों का समावेश करने पर जोर दिया था और उनकी क्या मंशा थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति, किस तरह उनका अगाध प्रेम श्रद्धा भाव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में बना। उन्होंने स्वयं लिखा है। मैंने आपको यह भी स्पष्ट किया था कि उन्होंने अपने जीवन में कोई, लेकिन अपने आर्टिकल या लेख उन्होंने 25-30 लेख लिखे थे और वो सारे लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे थे। कुछ लोगों ने उसको पुस्तक मान लिया, उसको सिर्फ आर्टिकल या लेख माना। आइए इस समय के क्लास में हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की तरफ आगे बढ़ते और बात करते हैं हाइपरटेंशन की। इसके पहले आपको याद होगा मैंने एक दिन डिप्रेशन यानी अवसाद पर मैंने आपसे चर्चा की थी। हमारे डॉक्टर ब्रिजकिशोर शर्मा जी इस समय लाइन पर हैं और 3 साथी और लाइन पर दिख रहे हैं, उनके नाम नहीं आ रहा है लेकिन शर्मा जी का नाम हमारे सामने। तो आज हम बहुत संक्षिप्त क्लास में आपको डिप्रेशन के बाद हाइपरटेंशन की बात करते हैं। लगभग डिप्रेशन और हाइपरटेंशन एक दूसरे से मिलते जुलते लक्षण हैं, लेकिन थोड़ा इनको समझने के लिए आपको फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से पहले आपको ब्लड प्रेशर समझना होगा। आमतौर से मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसे आप कह लें एलोपैथी के चिकित्सक इस बात का मजाक बनाते हैं कि ब्लड प्रेशर मशीन यानी जिसे आप स्फेग्नोमीटर कहते हैं, उसका प्रयोग सिर्फ एलोपैथी वाले ही कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की बात है। मैनेजमेंट किसी भी पैथी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैनेजमेंट किसी रोग के बारे में, उसकी जटिलताओं के बारे में वहाँ तक पहुँचना, जानना, उसके लिए हमको किसी भी तरीके की जांच कराना, पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना, एक्सरे कराना, बायोग्राफी कराना, ईसीजी कराना, सीटी स्कैन कराना, ये सब मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। मैनेजमेंट का कारण ये है कि इसलिए कराते हैं, मैनेजमेंट के अंतर्गत इसको इसलिए रखते हैं कि एक तरीके का आ जाता है कि जो हम गेस कर रहे हैं, जिस रोग के बारे में हम अंदेशा कर रहे हैं, क्या इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे संकेत हमको मिलते हैं कि हम इस रोग की तरफ अंदाजा लगा करके औषधियों का चुनाव करें। तो उसी तरीके से प्रेशर नापना भी एक मैनेजमेंट है। और ब्लड प्रेशर की कंडीशन ये है कि हार्ट बीट, रक्त में ब्लड के अप और डाउन यानी चलने और घटने और बढ़ने की जो रफ्तार है हमारी सिस्टोलिक कंडीशन, वो हम ब्लड प्रेशर की मशीन से पारे के चढ़ते और उतरते क्रम को देखते हैं। अब जब हम ब्लड प्रेशर की मशीन हाथ में लगाते हैं और स्टेथोस्कोप को अपने कान में लगाते हैं, तो ध्यान रखें कि जो टिक टिक की आवाज़ आपके कान में आती है, वो पहले जब आप ब्लड प्रेशर मशीन पे प्रेशर देते चले जाते हैं तब तक वो आवाज़ नहीं आती। जब आप एक निश्चित सीमा पर आपका पारा चढ़ जाता है तो वहाँ पे आपको टिक टिक की आवाज़ बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगती है और फिर आप उसको की नाव को खोल देते हैं और पारा नीचे की ओर गिरने लगता है। फिर जहाँ तक वो नीचे गिरता है, जहाँ तक वो गिरता तो चला जाएगा, लेकिन जब टिक टिक की आवाज़ आपके कान में आते आते एक थोड़ी धीमी होती जाएगी और अंत समय में जाकर के जहाँ पे वो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए, उसके नीचे जाने पे आवाज़ आपको ना सुनाई पड़े, वो उसका न्यूनतम लेवल हो जाएगा। लेवल जहाँ पे आपने पहली बार टिक टिक की आवाज़ पकड़ी है। आमतौर से सिस्टोलिक कंडीशन में 125 से 130 के आसपास एक स्वस्थ व्यक्ति के सिस्टोलिक कंडीशन की जो ब्लड प्रेशर mg
Hg होता है, मिली ग्राम पारे की जो उसका जो दाब है ब्लड प्रेशर का, वो बताता है। और न्यूनतम ये 70 से 90 तक जाता है। किसी का 70, किसी का 80, किसी का 82, किसी का 90, लेकिन 90 से ऊपर भी नहीं जाएगा, 90 तक रुक सकता है या नीचे 70 तक जा सकता है। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि हम 5 पॉइंट प्लस माइनस, यानी अगर 125 आया तो हम उसको 30 मान सकते हैं, 120 मान सकते हैं, 5 ऊपर और 5 नीचे। ऐसे अगर नीचे 70 आया है तो हम उसको 75 मान सकते हैं, 65 मान सकते हैं। तो हम न्यूनतम कंडीशन पर हैं, 125 और 70 पर हैं, तो उसके बाद प्लस माइनस मानने में थोड़ा हमको टिपिकल लगता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अप डाउन जा रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर कंडीशन 130 से ऊपर जा रही तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ माना जाएगा, और नीचे अगर 70 से कम जा रहा है तो ब्लड प्रेशर घटा हुआ माना जाएगा। ये तो हमने ब्लड प्रेशर की एक माप आपको बताई। अब पहले हम इस पर चर्चा कर लें कि ब्लड प्रेशर है क्या आखिर। जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था, जब ब्लड की फिजियोलॉजी बताई थी, हमने ब्लड सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी आपको बताई थी सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो वहाँ मैंने आपको ये बताया कि हमारे आर्टरीज और वेन्स पर लगने वाला ब्लड का वो दाब, आर्टरीज और वेन्स ब्लड पर वो दाब लगाती हैं जिससे ब्लड सामान्य दशा में हमारे आर्टरीज और वेन्स पे बहता रहे। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे एक पंपिंग सेट आप खोल दें और एक नाली बना करके किसी खेत तक आप पानी को ले जाएं, तो पानी अगर तेजी से फ्लो में चल रहा तो कभी कभी नाली की मिट्टी तोड़ देता है, तो आप वहाँ पे मिट्टी रख देते हैं, और मिट्टी आप इतनी तगड़ी रखते हैं कि पानी के फ्लो से मिट्टी का जो भार है वो ज़्यादा हो, यानी हम इतना प्रेशर बाहर से दे देते हैं उस मिट्टी का कि नाली हमारी फूटने लगती है। अब आप इससे समझ गए होंगे, शिरा और धमनियों में यानी आर्टरीज और वेन्स में एक प्रेशर लगा होता है, एक दाब होता है जो रक्त को दबाए रखता है उसको बहने के लिए। यानी अब इसको आप इस तरह समझें कि आर्टरीज और वेन्स द्वारा लगाया गया वो दाब जो रक्त के बहने में सहायक रूप से, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर आपका है सामान्यतः 70 से 125, यानी न्यूनतम 70 और अधिकतम 125 या 30 तक मान लें। अब जब इससे कम होता है तो हमको लगता है हमारा जब ब्लड गाढ़ा हो गया है, कंसंट्रेट हो गया, ब्लड में पानी की कमी हो गई है, ब्लड में कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो सोडियम की कमी भी आ जाएगी, जल कम होगा, हाइड्रोलिसिस कम होगा तो सोडियम की भी कमी आ जाएगी ब्लड पार्टिकल्स में, जिससे नमक की मात्रा हमको लो ब्लड प्रेशर में नमक की मात्रा बढ़ा देनी पड़ती है। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है यानी रक्त बहुत तेज दौड़ रहा है, और इतना तेज दौड़ रहा है कि हमको बार बार आर्टरीज वेन्स पर इतना प्रेशर लगता है कि वो अप डाउन करते रहते हैं, तो ऐसा है कि ब्लड में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होगी और सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होगी। सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने से हमारा कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाता है और एक तरीके का ब्लड डाइल्यूट कर जाता है। तो डाइल्यूट ब्लड को बहने में बहुत तेजी रखती, चूंकि उनके डाइल्यूट होने पर उनके जो ब्लड पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी है मूवमेंट की या उनकी जो गतिज ऊर्जा वो बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में रक्त के दौड़ने का संचार बहुत तेज होने लगता है। और जब कम हो जाता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे सोडियम आयन कम हो जाते हैं। सोडियम आयन के कम होने से ब्लड की कैपेबिलिटी आपस में बहुत पास हो जाती है, ब्लड पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं, तो उनके चलने की गति बहुत कम हो जाती है। अब इन दोनों कंडीशन में व्यक्ति को खतरा होता है। ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो दिक्कत, ब्लड प्रेशर लो हुआ तो दिक्कत। कारण बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत ही रक्त और रस पर है, यानी ब्लड और लिम्फ पर है। तो ब्लड ही अगर हमारा फार्मूला है तो ब्लड को स्टडी स्टेट में बनाए रखना ये एक स्वस्थ का प्रतीक है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो स्टडी स्टेट बिगड़ जाएगा, जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो स्टडी स्टेट बिगड़ जाएगा। तो हमको ब्लड प्रेशर को स्टडी स्टेट में लाने की प्रक्रिया के लिए औषधि का उपयोग करना पड़ता है, और जो औषधि हम चुनते हैं वो हमारे एंजाइम्स के रूप में जाकर के ब्लड पार्टिकल्स के ब्लड के फिजियोलॉजिकल एक्शन को कवर करती हैं। अब हाइपरटेंशन में होता क्या है? हाइपरटेंशन में आपके सर में दर्द हो जाएगा, आंखों में भारीपन आ जाएगा,
दिमाग में आपको तनाव लगेगा, मस्त आंखें, आपके आंखों के दोनों साइड में यहाँ पर आपको बहुत दाब पड़ेगा, आपको चिलकन होगी, दर्द होगा, हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा, घबराहट आपकी बढ़ जाएगी, बेचैनी बढ़ जाएगी, आप पसीने पसीने हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको क्रोध आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आपका आ जाएगा, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ने के लक्षण हैं। ब्लड प्रेशर अगर डाउन होता है, आप लेटे हुए हैं, सर आपका लग रहा है कि पूरी पृथ्वी आपको घूमती नजर आएगी, आंख आप बंद किए फिर भी आपको एक चक्कर, वर्टिगो ऐसा लगेगा, बार बार आप उठेंगे तो आपको उठने का मन नहीं करेगा, आपको लेटने का मन करेगा। अब जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं उनको जाड़े से बचना चाहिए, ठंड से अधिक बचना चाहिए, और जो लो ब्लड प्रेशर के होते हैं उनको गर्मी से बहुत अधिक बचना चाहिए, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो, 50 से 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों को जाड़े की रातों में बिस्तर से अचानक नहीं उठना चाहिए। पहले आप बिस्तर पर उठ करके कुछ देर बैठ जाएं, पैर पसार लें, धीरे धीरे अपने गर्म कपड़े कम करते जाएं, और फिर 1-2 मिनट बाद आप रजाई से उतर करके पेशाब के लिए जा सकते हैं। आमतौर से डॉक्टर सुरेंद्र गुलजार जी हैं, समीर खान जी हैं, सभी लोग लाइन पर हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये हाइपर है, और एक है हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। हाइपो मीन कम, हाइपर मीन अधिक। तो हाइपर और हाइपो ये दो शब्द हैं कम और ज़्यादा के लिए। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम पे हाइपोटेंशन और ब्लड प्रेशर अधिक होने पर हाइपरटेंशन। इन दोनों की दशा में हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रूप में जब हम औषधियों का चुनाव करते हैं तो वहाँ हमको बहुत संभल के चुनना पड़ता है। हमारे साथी ने सवाल किया कि जो फार्मूले आप बताते हैं उनका प्रयोग आपने कब और कितनी बार किया है, या कितने बार रोगियों को कराया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कई साथी ऐसे रोगों पर सवाल करते हैं जो रोग इतने जटिल होते हैं कि वो आसान रोगों को नहीं पकड़ते। उनके, मुझे लगता है कि उनके पास क्या जटिल रोगी ही आते हैं। जैसे इस समय 3-4 साथियों ने कहा कि डायलिसिस चल रही है पेशेंट की, आप दवा बताएं। 3 साल 4 साल से डायलिसिस पर वो पेशेंट है, रोगी पेशेंट है, और आप हमसे तत्काल दवा पूछ रहे हैं। तो रोगी की उस कंडीशन को सही स्थिति में बिना जाने दवा का बताना एक तरीके से अंधेरे में तीर मारना है। और अगर रोगी आपका अच्छा हो गया तो नाम आपका भी होगा और आप मेरी भी माला जय जयकार करेंगे। और अगर जरा सा शॉट गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैदान में खेलने है, जब रोगी मैदान में उतरा हो, मैंने आप लोगों से ये भी कहा है कि आप जब कभी किसी रोग की बात करिए, किसी रोगी के रोग की बात करिए, तो आप फोन पर मेरी रोगी से बात करा दीजिए, और व्हाट्सएप आप चलाते हैं तो आप वीडियो कॉलिंग करा दीजिए। आप वीडियो कॉलिंग कराएंगे, मैं रोगी से कुछ सवाल कर लूँगा, रोगी की हाव भाव, उसकी मनोदशा, उसका उम्र, उसकी जो है उसके बॉडी का वेट, ये मैं देख करके अंदाजा लगा लूंगा, और मुझे जो दवा सिलेक्ट करनी होगी वो मैं कर दूंगा। मेरा आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अनुरोध है कि आप किसी भी रोगी के रोग की अब दवा मुझसे नहीं पूछेंगे। आप सीधे रोगी से मेरा कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप पे कराएंगे, और फिर जब मैं रोगी से बात कर लूंगा तो फिर आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मैं आपको दवाइयाँ बताना शुरू कर दूंगा, आप उसका प्रयोग करिएगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी पहले बता दूं। एक महात्मा जी थे और उनके पास एक सज्जन आए अपने बच्चे को लेकर के, और कहे कि महात्मा जी, ये लड़का हमारा गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ खाना बंद करा दीजिए। महात्मा जी ने एक बार उस व्यक्ति को देखा, उनके लड़के को देखा, और लड़के को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और बोले, बेटा तुम 10 दिन बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारा गुड़ खाना बंद कर दूंगा। पिता पुत्र दोनों अपने घर चले गए। 10 दिन बाद आए तो महात्मा जी ने लड़के को अपने पास प्यार से बैठाया और बोले, बेटा गुड़ खाना बड़ी गंदी बात है, गुड़ खाना बंद कर दो। लड़के ने गुड़ खाना बंद कर दिया, और लड़का जो है घूमता था। बाप भी उसका बहुत प्रसन्न। एक दिन वो महात्मा जी के पास अकेले आए और बोले, सर जब आपको इतना ही बताना था गुड़ खाना बंद कर दो, गुड़ खाना गंदी बात है, तो आपने पहले दिन हमको क्यों नहीं बताया। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि भाई, कोई भी
फार्मूला किसी को बताने के पहले पहले उसका प्रयोग किया जाता है, पहले उसको आजमाया जाता है। अगर वो फार्मूला सटीक हुआ, सफल हुआ, तभी उसको पब्लिकली कहा जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं गुड़ रोज खाता था और बहुत ज़्यादा खाता था, तो मुझे इस बात का ध्यान कभी नहीं आया कि मेरे सामने कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसका गुड़ खाना बंद करवाना मुझे पड़े। तो इस नाते पहले मैंने अपने आप को गुड़ खाना छोड़ा, और जब मैं 10 दिन में मैंने ये महसूस कर लिया कि मैं गुड़ को छोड़ करके भी रह सकता हूँ, तो मैंने लड़के को बता दिया और लड़के ने मेरी बात का पालन कर लिया। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी रोग के बारे में मुझसे बात करते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैंने उस फार्मूले को अपनाया है अपने जीवन में, तब तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। नहीं, फिर मुझे लगता है कि इस फार्मूले में अपने आप को बताना, डींग हाँकना या अहंकार के रूप में कुछ कोई ना कोई दवा बता, ये निश्चित रूप से अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर कलंक हो जाएगा। इसी नाते मैं अवॉइड करता हूँ। कभी कभी आपके बहुत गंभीर रोग आप ले लेते हैं, और ऐसे रोग ले लेते हैं जिसका संबंध शायद आपके पास भी पहली बार आया हो। आप 4-5 पन्नों की रिपोर्ट हमारे पास भेज देते हैं, कहते हैं सर इसको समझ लीजिए। अगर उस रिपोर्ट को आप समझे हैं तो आप उसकी समरी बना के हमको बता दीजिए। आप उस रिपोर्ट को हमें दिखा करके कि हमसे क्या जानना चाहते हैं। आप भी तो एक चिकित्सक हैं, आप उसका भली भांति परीक्षण करिए। परीक्षण करने के बाद उसका एक समरी बनाइए, कंक्लूजन करिए, और कंक्लूजन के बाद मुझे बताइए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, अब बताइए आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर आश्वस्त कर दूं कि मैं आपके हर रोग के साथ हूं, आपके हर समस्या के साथ हूं, लेकिन रोगी से मेरी सीधी वार्ता करा दिया करिए, या पूरी समस्या को आप लिख करके भेज दिया करिए। क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक विशुद्ध चिकित्सक के रूप में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव रोग का नाम नहीं जानते, पैथोलॉजिकल टेस्ट की भाषा नहीं जानते, विभिन्न प्रकार के जो आजकल चले हैं टेस्ट, मैं उनको नहीं जानता। मैं ये जानता हूं कि रोगी अपने शब्दों में अपने कष्ट को बयां करे, और इसके उसके कष्ट को निवारण करने के लिए मैं उसके अंगों तक पहुंचूं, उसके कष्टों को सुनने, और फिर मैं आपको दवा कि इसको ये दवा आप दीजिए। क्योंकि रोगी से वार्ता करने पे मुझे उसके अंग स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं कि वो किस अंग की तरफ हमको इशारा कर रहा है। क्योंकि आप उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, आप सिर्फ ये समझ जाते हैं कि इनका डायलिसिस हो रहा है, इनको कॉलरा हो गया, इनको डायरिया हो गया, इनके पेट में बाएं साइड दर्द हो रहा है, पैर में तलवे में जलन हो रही है। ये नहीं, आप स्वयं रोगी से मेरा साक्षात्कार करा दिया करिए, और फिर देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक करिश्मा कैसा नजर आता है। कल ध्यान रखिए, कल मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ 10 बातें, बड़ी जादुई बातें बताऊंगा। आप निश्चित रूप से उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी जादुई बातें हैं जो शायद आपको पसंद आए। तो आइए बात करते हैं हाइपरटेंशन में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधि की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन, पहले मैंने आपको लक्षण बताया, होता क्यों है ये मैं बताना बीच में शायद मैं मिस कर गया। हाइपरटेंशन के कारण कई हैं। पहला कारण तो यह है कि अधिक शारीरिक श्रम करना, खाली पेट ज्यादा रहना, काम, व्यवसाय में मन ज्यादा लगाना, दिमाग पर जोर ज्यादा देना, शरीर के खान पान पर विश्वास न करना, ज्यादा उस पर समय न देना। कुछ लोगों में पैतृक रूप से भी हाइपरटेंशन की बीमारी मिल जाती है, और कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण बने बनाए हाइपरटेंशन उनको हो जाता है। अच्छा खासा नवयुवक अपने माता पिता के परिवार में रह रहा है, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद परिवार में आपसी कलह बढ़ा, बिना बात के टेंशन शुरू हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, हाइपरटेंशन बनना शुरू हो गया, पति पत्नी दोनों को हाइपरटेंशन का शिकार बन जाना पड़ा, क्योंकि दोनों के लिए एक दूसरे को एडजस्ट करने में बड़ा दिक्कत आता है। आमतौर से घरेलू झगड़ों में पति पत्नी के अलावा सास बहू का झगड़ा, ऑफिस में अधिकारी से तनाव, अपने साथियों से तनाव, वर्कलोड बढ़ना, ये सब आपके हाइपरटेंशन के कारण बनते हैं। और हाइपरटेंशन में यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जब ब्लड प्रेशर आमतौर से जो 60 साल के ऊपर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब शरीर बुढ़ा होने लगता है और नया ब्लड नहीं बनता है, तो ब्लड की विस्कोसिटी कम होने लगती है, और उसका जिससे उसके रक्त के बहने की दर तेज हो जाती है। तो ऐसी दशा में भी हाइपरटेंशन का शिकार रोगी हमारा हो जाता है या व्यक्ति हो जाता है। तो जब हाइपरटेंशन का शिकार रोगी हो तो तत्काल आपके पास जब वो आता है तो 2 दवाएं आप तत्काल याद रखें, A1 और A3।
अभी जैसे आपका रोगी आता है और आपको लगता है, रोगी कहता है सर मेरा ब्लड प्रेशर नाप लीजिए, तो आप ब्लड प्रेशर नापने के पहले उसको उसके जीभ पर अगर है तो आप L1 और 2 बूंद और उसको कहे 10 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद आप उसका ब्लड प्रेशर लीजिए। L1 और A3 देने के बाद ब्लड प्रेशर अगर उसका बढ़ा आता है तो वो हाइपरटेंशन में है, ब्लड प्रेशर अगर उसका घटा आता है तो वो हाइपोटेंशन में है। लेकिन हाइपो और हाइपरटेंशन के पहले L1 और A3 का कमाल आप देखेंगे तो आप L1 और A3, रमाशंकर जी कहा करते थे कि आपको कोई दवा याद नहीं आ रही है और आप बिल्कुल उलझ, हम इसको क्या दें, तो आप कुछ मत दीजिए ना, आप CNS दीजिए, आप L2 दीजिए ना, आप L3 दीजिए, केवल आप उसको L1 और A3 दे करके विदा कर दीजिए अपने क्लिनिक से। और वो L1 और A3 कोई भी किसी भी रोग में रोगी आता है तो अगर आपको कुछ याद नहीं आता तो आप केवल L1 और A3 पहले उसको दे दीजिए। मानसिक रूप से L1 और A3 देने के बाद रोगी को रोग को बताने में, अपने शब्दों में बयां करने में उसको बहुत आसानी होती है। L1 और बाद अब आप रोगी अगर हाइपरटेंशन में जा रहा है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, तो वहां पे आपको A1 की 5 बूंद, A1 की 5 बूंद और YE की 5 बूंद के साथ CNS मिला दीजिए और इस रोगी को दे दिए और उसमें से रोगी को कहिए, यानी CNS A1 की 5 ड्रॉप, YE की 5 ड्रॉप, ये मिलाकर के रोगी को दे दीजिए और रोगी से कहिए कि इसमें से 20-20 बूंद आप 1 कप ताजे पानी में निकाल करके दिन में 4 बार लीजिए। बिल्कुल यही दशा हाइपोटेंशन में, यानी अगर ब्लड प्रेशर कम है तो दवा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में घटने और बढ़ने की दवाइयां एक ही हैं, क्योंकि हम अंगों की दवा देते हैं, हम किसी रोग की दवा नहीं देते हैं। तो ऐसी दशा में दवा आप यही देंगे, लेकिन डोज आपका क्या होगा, अगर ब्लड प्रेशर कम जा रहा है तो बात उतनी ही रखेंगे 20-20 बूंद, लेकिन आप जो A1 देंगे इसको आप 5 के बजाय 10 बूंद कर देंगे और YE के बजाय आप 5 कर देंगे। RE को आप 5 ड्रॉप ही रखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे ये मात्र 3 दिन करेंगे, RE और Y का प्रयोग सिर्फ 3 दिन, उसके बाद बाकी आप नॉर्मल दवा उसकी चलाते रहिए। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह में रोगी आपका प्रसन्नचित नजर आएगा, उसकी भूख खुल जाएगी, उसको अच्छी नींद आने लगेगी, उसका टेंशन कम हो जाएगा और वर्कलोड, उससे कहिए कि सुबह शाम थोड़ा सा फ्रेश मूड से घूमें। हाइपरटेंशन वाले रोगियों को मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है, हंसने बोलने की बहुत आवश्यकता है। टीवी देखें, पत्रिकाएं पढ़ें, कुछ मनोरंजन हंसने बोलने वाले आइटम देखें और सुबह शाम उनको फ्री माइंड से घूमना चाहिए। और हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन के रोगी को पहला फार्मूला बताइए कि वो वर्तमान में जीना सीखे, न भूत न भविष्य, न बीता हुआ सोचे कि उसने अपने पीछे क्या किया है और कल की चिंता छोड़ करके वर्तमान। तो हाइपरटेंशन रोगी अपने आप स्वतः बहुत ही स्वस्थ रहेगा और आपके लिए वो बहुत जय जयकार करने वाला होगा। तो चलिए आज की रात बस इतना ही, कल सुबह हम आपसे फिर मिलेंगे। कल रविवार है और हमारा क्लास नंबर होगा 54, यानी 54वां क्लास, और आज हम इस 53 नंबर के क्लास से अब आपसे विदा लेते हैं। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।